ओके, आज हम लोग का कस्टम्स का डे 1 है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कस्टम्स में आपका 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा और 5 मार्क्स का आपका वैल्यूएशन वाला सम्स आता है। कस्टम वैल्यूएशन का सम्स आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो कस्टम्स है इसमें आपको बेसिकली सम्स के साथ साथ थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों कवर करूंगा, थ्योरी भी कवर करूंगा और सम्स भी कवर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कस्टम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं कस्टम का मतलब क्या होता है। देखिए, अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना हम लोग का, जो टैक्स का, जहाँ पे आप लोग टैक्स का रिकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए वहाँ पे एक सेक्शन होता है, बुक का सेक्शन होता है। तो बुक का सेक्शन में आपको टैक्स का जो मेन पीडीएफ है वो डाला रहेगा। अब उसके नीचे देखना नोट्स का सेक्शन होता है। नोट्स के सेक्शन में सारा पीडीएफ है। इवन हर एक सब्जेक्ट का जो भी क्लास नोट्स होगा वो चैप्टर वाइज, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज नोट सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो आप उसको चेक करते रहिएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको किसी से कॉपी मांगने का जरूरत नहीं है। आप ऐप में जाइए, ऐप में अपलोड कर दिया जाएगा। कोई किसी से कॉपी नहीं मांगेगा, अपना कॉपी आप बनाइए। ठीक है, और मेरे हाथ का लिखा रहेगा, गलत तो नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं, कस्टम्स की बात करते हैं। देखो, नॉर्मली कस्टम मतलब क्या होता है, परंपरा होता है। कस्टम्स मतलब क्या होता है, परंपरा। जैसे आप भी किसी रिलेटिव के घर जाते हो, आप भी किसी रिलेटिव घर जाते हो तो खाली हाथ जाते हो क्या? हाँ, खाली हाथ जाते हो। ठीक है, अभी तो एज कम है ना, थोड़ा सा गार्जियन बन जा। हाँ, समझ रहा ना। जब सिंगल से चट हो जाएगा, समझा तो, तो तब तब पता चलेगा मामा आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। तब कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो वो हमारी क्या है, कस्टम्स है। हम भी जब भी, अरे हमारे पापा लोग कहीं पे भी जाते, किसी भी रिलेटिव घर जाते, खाली हाथ नहीं जाते। कुछ फ्रूट्स, मिठाई या कुछ भी गिफ्ट लेके जाते हैं। वो हमारी क्या है, परंपरा है। तो ये जो कस्टम्स बहुत पुराना है। ऐसे ये राजा महाराजा भी अपने टाइम पे करते थे। मान लो एक राजा है, बंगाल के राजा बिहार गए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर गए, कुछ ना कुछ गिफ्ट, हाँ रसगुल्ला। तो बंगाल का राजा अगर बिहार गए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर गए, वो उनकी परंपरा है। शांत रहो ना, शांत। तो अगर, अरे सुनने बाबा, अगर बंगाल का राजा लेट से बिहार गए तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से क्या करेंगे, गिफ्ट वगैरह लेके जाएंगे। और जब जब यहाँ पे उनका सेवा पानी हो गया तो भाई वो बंगाल की तरफ लौटेंगे। तो बिहार का राजा भी जाते वक्त होता ना विदाई, विदाई के टाइम पे भी कुछ गिफ्ट वगैरह देगा। ये परंपरा है कि भाई कुछ गिफ्ट हम सौंपेंगे और कुछ गिफ्ट आप दीजिएगा, ऐसे ही होता है। तो ये बहुत पुराना चीज है कस्टम्स, बहुत पुराना पुराना परंपरा है। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सम्मान में करते थे, रिस्पेक्ट में करते थे कि भाई हम आपकी देश के अंदर आ रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। गिफ्ट लाने का मतलब दिखाना कि हम आपके दोस्त हैं, होता है ना, हम आपके इंटेंशन दिखाना कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, मतलब हमारा आपका क्या एक कनेक्शन है, इमोशन है। तो एक परंपरा था। अब इसको ही लीगलाइज्ड कर दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया है, लीगलाइज्ड कर दिया गया। पहले लोग रिस्पेक्ट में करते थे, एक व्यवहार में करते थे। अब इसको क्या कर दिया गया, लीगलाइज्ड कर दिया गया, एक कस्टम लॉ बना करके, कि हमारे देश के अंदर कोई भी गुड्स आएगा तो उस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी, मतलब गिफ्ट। तुम तो गिफ्ट लेकर नहीं आओगे, हम खुद ही ले लेंगे। कस्टम ड्यूटी क्या बोलता है कि तुम, ये हमारा कंट्री है, कोई भी सामान देश के बाहर से आ रहा है वो कंट्री के अंदर आएगा, बोला हम यहीं से आपसे ले लेंगे गिफ्ट, और उस गिफ्ट का नाम क्या है, कस्टम ड्यूटी। सोचो, गिफ्ट खुद ही अब ले रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये परंपरा है। वैसे भी कोई भी सामान देश के बाहर जाएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फी वगैरह देना पड़ेगा। अलग बात है गवर्नमेंट आजकल नहीं ले रही है, बट दे लॉ में लिखा है कि चाहे तुम इंपोर्ट करो या तुम एक्सपोर्ट करो, कस्टम लॉ आपके ऊपर क्या है, अप्लीकेबल है। तो कस्टम वर्ड क्लियर हुआ। एक कस्टम वर्ड कहाँ से आया, कि जब भी आप किसी दूसरे देश के सीमा में जाते थे, एक राजा जब भी किसी दूसरे देश के सीमा में जाता था तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाता था। ठीक है, और जब उसकी विदाई होती थी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता था। तो ये लेन देन का जो प्रक्रिया था, अपने क्या बोलते थे, परंपरा बोलते थे, कस्टम्स बोलते थे। राइट नाउ ये हो गया बेसिकली लीगलाइज फॉर्म। लीगलाइज फॉर्म कि हमारे देश के अंदर एंट्री करोगे तो कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। हमारे देश का कोई सामान बाहर जाएगा तो कुछ ना कुछ पे करके जाना पड़ेगा। दैट इज द कस्टम लॉ, ठीक है। अब मैं अगर ट्रांजेक्शन की बात करता हूं तो दो प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है। एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन जो इंडिया के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं। क्या इसके ऊपर कस्टम लॉ अप्लीकेबल है, आंसर इज नो।
देश के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं विद इन द कंट्री, जिसका जो भी मतलब लेन देन देश के अंदर ही है, समझ गए हो। तो जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उस डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर कोई भी कस्टम लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो सर कस्टम लॉ कहाँ पर अप्लीकेबल है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर। कहाँ पर अप्लीकेबल है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, आउटसाइड द इंडिया। जो ट्रांजेक्शन या तो देश के बाहर से हो रहे हैं या तो देश के बाहर से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारा इंडिया भी इन्वॉल्व है और एक कंट्री भी इन्वॉल्व है। तो दो देश जब आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जैसे इंडिया ने ट्रांजेक्शन किया यूएस के साथ, तो यूएस हो गया एक कंट्री, इंडिया हो गया एक कंट्री। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको अपने बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है, जहां पर देश के बाहर ट्रांजेक्शन होता है। अभी जो ट्रांजेक्शन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इम्पोर्ट के फॉर्म में और एक होता है एक्सपोर्ट के फॉर्म में। इम्पोर्ट मतलब सामान हमारे देश के अंदर आ रहा है, एक्सपोर्ट का मतलब कोई भी सामान या सर्विसेज हमारे देश के बाहर जा रहा है। तो इम्पोर्ट गुड्स का भी है और इम्पोर्ट सर्विस का भी है, एक्सपोर्ट गुड का भी है और एक्सपोर्ट सर्विस का भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ रहा है क्या सर्विस के ऊपर कस्टम लॉ अप्लीकेबल है? आंसर इज नो, सर्विस के ऊपर कस्टम लॉ अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो सर कस्टम लॉ कहाँ पे अप्लीकेबल है? ओनली इन केस ऑफ गुड्स। चाहे आप गुड्स का इंपोर्ट करो या आप गुड्स का एक्सपोर्ट करो, आपको कस्टम लॉ पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो सर क्या सर्विस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता? लगता है। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और कौन से जीएसटी? आईजीएसटी, मतलब पूरा का पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी। तो अगर आप कोई भी सर्विस बाहर से ले रहे हो, कोई भी सर्विस लेट से आप बाहर से ले रहे हो या बाहर से मंगवा रहे हो, तो उस सर्विसेज के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सेंट्रल स्टेट का कोई योगदान नहीं है। अगर लेट से आईजीएसटी 18%, तो पूरा का पूरा कौन लेके जाएगा? सेंट्रल लेके जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी तुम लोग जीएसटी नहीं पढ़ा तो बस उतना ही समझना, आगे जब जीएसटी पढ़ाऊंगा तो और भी क्लियर होगा, ठीक है ना। ये आईजीएसटी में और कितना क्या होगा क्लियर होगा बाद में। अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो, नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज़ अगर एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग नॉर्मली कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल तो है पर जीरो रेट है। उस अपने से क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पर सप्लाई है वहां पे जीएसटी है, जहां पर सप्लाई है वहां पे जीएसटी है। तो बोलता है कि अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे इंडिया बहुत सारी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज, तो बोला अगर आपने कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस सर्विसेज पर जीएसटी तो बनता है पर जीरो बनता है। गवर्नमेंट अभी जीएसटी जीरो ले रही है। रीजन क्या है? हमारी जो सर्विसेज है जितना ज्यादा सस्ता रहेगा फॉरेन डिमांड उतना ज्यादा होगा। लॉ ऑफ डिमांड याद है? प्राइस कम रहेगा तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारे गुड्स मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स वाले गुड्स हैं, मतलब ये जो गुड्स है और सर्विसेज है एक्सपोर्ट वाले, मतलब जो जिस गुड्स की सप्लाई इंडिया कर रहा है, तो अगर गुड्स का दाम और सर्विस का दाम कम रहेगा, बाहर के लोग इंडियन गुड्स का इंडियन सर्विसेज का सप्लाई डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो हमारे देश की जो डोमेस्टिक कंपनी है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी और बाहर में क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। तो इंडियन गुड्स का दाम कम रहे, इंडियन सर्विसेज का दाम कम रहे, जिसके वजह से गवर्नमेंट टैक्स वगैरह जीरो लेती है। मतलब आईजीएसटी का वैल्यू क्या है? जीरो। इसको अपने क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। क्या सर कस्टम वाले में भी क्या होता है? क्योंकि देखो कस्टम किसके अप्लीकेबल है? गुड्स के ऊपर अप्लीकेबल है, चाहे वो इम्पोर्ट वाला गुड्स हो या एक्सपोर्ट वाला गुड्स है। तो सर क्या ये इस गुड्स के ऊपर कस्टम एक्ट अप्लीकेबल है? हाँ अप्लीकेबल है। क्या कस्टम ड्यूटी लगती है? नॉर्मली नहीं लगती है, नॉर्मली नहीं लगती है, पर 50 गुड्स का लिस्ट है, अगर वो 50 गुड्स में से अगर आपने एक भी गुड्स का एक्सपोर्ट किया तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। वो जो 50 गुड्स गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाया है, वो 50 गुड्स का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप ग्रुप में आप पढ़ लीजिएगा। वो 50 गुड्स का लिस्ट है। गवर्नमेंट बोलती है अगर इस आउट ऑफ 50, ये जो 50 है, इस 50 में से कुछ भी सप्लाई करोगे, मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे, तो क्या देना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन होता है सर वाई? नॉर्मली तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर ना तो जीएसटी है और ना कस्टम है, पर इस 50 में ऐसा क्या स्पेशल, ऐसा क्या खास है? वो 50 में इंडिया में काफी लिमिट है,
उस 50 गुड्स में इंडिया में काफ़ी उसकी सप्लाई क्या है, उसकी सप्लाई कम है। अब बताओ, इंडिया में ऑलरेडी उसकी सप्लाई कम है और इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो अगर सारा सामान देश के बाहर चला जाएगा तो इंडिया वाले क्या खाएंगे, इंडिया वाले कैसे यूज करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है हम मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, हमारे देश में इसकी कमी है, अगर तुम इसको बाहर भेज दोगे, इसको अगर तुम बाहर भेज दोगे तो हमारे देश में और कमी आ जाएगी, तो प्राइसेस और भी बढ़ जाएंगी, जिसके वजह से हमारे डोमेस्टिक में जो बैलेंस है, जो महंगाई है, वो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पता ना, किसी गुड्स की सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो महंगाई और बढ़ेगी। तो बोला नहीं भाई, हम महंगाई के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट का जो गुड्स है उस पर नॉर्मली ना तो जीएसटी है और ना ही कस्टम ड्यूटी है, बट 50 ऐसे गुड्स है जहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। और वो 50 वाला जो लिस्ट है हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, आप पढ़िएगा, देखिएगा, बहुत इसेंशियल गुड्स है जो हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है, बट उस 50 पे लगेगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर कस्टम लॉ अप्लीकेबल है, नहीं, तो कहाँ पर अप्लीकेबल है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। जो गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यहां पर कस्टम लॉ अप्लीकेबल है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर कस्टम लॉ अप्लीकेबल नहीं है। इन शॉर्ट, गुड्स पर कस्टम लॉ लगेगा, सर्विस पे कस्टम लॉ नहीं लगेगा। सर सर्विसेज पे कौन सा एक्ट लगेगा, जीएसटी एक्ट लगेगा, कस्टम एक्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे समझ में आता है, जब हम लोग कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं क्या उस पर कस्टम एक्ट लगेगा, हाँ लगेगा। नॉर्मली जो कस्टम ड्यूटी होती है वो 0 होती है, पर अगर उस 50 के लिस्ट में से कोई भी सामान तुम बाहर भेजोगे तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करके फिर बाहर लेके जाओ। बोले ये चार्ट आपको क्लियर है, ये चार्ट क्लियर है, देखो ना, गुड्स के ऊपर दो चीज लगता है, एक होता है कस्टम लॉ, एक होता है आईजीएसटी। गुड्स के ऊपर दो लगता है, कस्टम लॉ और आईजीएसटी। अब ये गुड्स चाहे आपका एक्सपोर्ट वाला हो, चाहे गुड्स आपका इम्पोर्ट वाला। बोले ना, क्लियर है। ये चार्ट को ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है पूछिए, लाइव स्टूडेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो बोलना, क्या हुआ। गुड्स पे, हाँ दोनों लगे। आई सर्विसेज पे आईजीएसटी लगेगा, कस्टम नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे देखना, कट का मतलब मैंने लिख दिया है, जहाँ पे मैंने कट मारा है उसका मतलब कस्टम लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। तो अगर मैंने कट यहाँ पे किया है तो यहाँ पे कस्टम लॉ नॉट अप्लीकेबल। हाँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा रिपोर्ट। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक्सपोर्ट तुम करेगा तो कस्टम ड्यूटी क्यों देगा। हाँ 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 हाँ, साथ में इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम पे लगता है। हाँ, आगे बताएंगे, टेंशन, इम्पोर्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सपोर्ट। अरे सुन ना भाई, सेम डाउट पिछला बैच में भी आया था, सेम डाउट अभी आया है कि सर ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम ड्यूटी क्यों लगता है, यही ना भाई तुम्हारा क्वेश्चन है। बताओ 50 में से, हाँ सुनो, सुनो सुनो, देखो नॉर्मली मान लो ये हमारा एक्सपोर्टर है, इसने गुड्स मैन्युफैक्चर किया 10,000 का। अब ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है, पर ये जो गुड्स है ना, ये आउट ऑफ 50 वाले में से है, आउट ऑफ 50 वाले में से। गवर्नमेंट बोलती है ये जो 50 गुड्स है वो देश के लिए काफी एसेंशियल है। अरे शांत रहना, 50 क्या है, देश के लिए काफी एसेंशियल है। अगर इस गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट कर दोगे तो इंडिया में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बोलता है यार इसकी तो प्राइस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, 20% का कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। तो 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। इसका मतलब फाइनल प्राइस कितना हो गया, 12,000। अब ऑस्ट्रेलिया वाला देख रहा है कि ये 10,000 का दाम है, अब देना पड़ रहा है कितना, 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए सस्ता लगेगा या महंगा लगेगा, क्योंकि 2,000 रुपया का तो एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। तो अब महंगा लग जाएगा तो डिमांड करेगा, अगर करेगा भी तो कम करेगा।
वही बात है कि तुमको समझा रहे थे, तुम समझ नहीं रहा था तो तुम्हारे को चार्ज लगा दिए, अब तुम अच्छे समझ जाओ, वही वाला गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यही बोलना चाहती है, तुमको बोल रहे थे कि ये जो 50 गुड्स है इसकी सप्लाई लिमिटेड है, ना करो, लेकिन तुम करना चाहता तो कोई बात नहीं, तू कर, हम इसको और महंगा कर देंगे, हम 20% टैक्स लगा के और महंगा कर देंगे। जब हम इसको और महंगा कर देंगे तो बाहरी देशों के लिए हमारे गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, तो लोग खुद ही नहीं मंगाएगा। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर रही है, मना कर रही है, मत कर भाई, इंडिया में कमी है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा, चाइना गुड्स का इतना डिमांड क्या है, सस्ता है। अब चाइना गुड्स हमारे लिए सस्ता है तभी तो हम डिमांड कर रहे हैं। ऐसे इंडिया का गुड्स अगर दूसरों देशों के लिए सस्ता होगा तभी तो डिमांड करेंगे। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम जो चाहते हैं तुम उसका एक्सपोर्ट करो ना, हम जिसको मना कर रहे हैं तुम उसका उसका एक्सपोर्ट करो, पर लिमिट में करो, ज्यादा एक्सपोर्ट मत करो। मना नहीं कर रहा, बोला कर लेकिन लिमिट में कर भाई, ज्यादा एक्सपोर्ट मत कर। तो एक्सपोर्ट इसलिए देखना गवर्नमेंट क्या करती है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लेती है, ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लेती है, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लेती है, जिससे गुड्स का दाम क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। जब गुड्स का दाम सस्ता रहेगा तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और अब देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े हो ना, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, बैलेंस होगा। हमारे देश के लिए क्या है, अच्छा है। अब एक चीज बताना, ये मेरा कंट्री है, ये फॉरेनर लोग हैं, अगर ये डिमांड ज़्यादा करेंगे हमारे गुड्स का तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा देश की जीडीपी ज़्यादा होगा, जो देश की जीडीपी ज़्यादा होने से देश की इनकम ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, तो देश के लिए भला है। इसलिए हमारे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इम्पोर्ट। सर क्या इम्पोर्ट एसेंशियल है, हाँ एसेंशियल है। अगर कोई चीज़ हमारे देश के अंदर नहीं बन रही है तो बाहर से मंगा लेंगे। और इंडिया में देखना इम्पोर्ट तो भर भर के हो रहा है भाई, भयानक इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देश के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा देश बोलेगा भाई तुम सिर्फ एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट ये नहीं बोलना चाहती, गवर्नमेंट बोले बैलेंस करना भाई, अगर 100 रुपया का इंपोर्ट कर रहा है तो 100 रुपया का एक्सपोर्ट भी कर। इंडिया में क्या होता है, 100 रुपया का इंपोर्ट होता है, 10 रुपया का एक्सपोर्ट होता है, 90 रुपया गवर्नमेंट भरती है अलग से, 90 रुपया गवर्नमेंट को अलग से पे करना पड़ता है डॉलर के फॉर्म में। क्योंकि जब तुम 100 रुपया का पेमेंट करेगा तो डिमांड तो करेगा ना डॉलर का, और डॉलर का डिमांड, डॉलर का सप्लाई किसके पास है, आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट बोलती है लाया तू 10 रुपया, मांग रहे तो 100 रुपया, 90 रुपया हम कहाँ से लाएंगे, 90 डॉलर हम कहाँ से लेकर आएंगे। तुम जब देश के अंदर एक्सपोर्ट किया था तो 10 डॉलर इंडिया के अंदर आया था, अब तुम इंपोर्ट कर रहे हैं और तुमको 100 डॉलर चाहिए, ये 90 डॉलर तो तुम कम लेकर आया ना। जब तुम 90 डॉलर कम लेकर आया तो हमें 90 डॉलर देंगे कहाँ से। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या करती है, डॉलर का दाम बढ़ा देती है, डॉलर का, आरबीआई क्या करती है, डॉलर का रेट बढ़ा देती है। कि डॉलर का रेट बढ़ा रहेगा तो इम्पोर्ट महंगा होगा, जब इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा तो लोग इम्पोर्ट कम करेंगे, इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। अच्छा छोड़, हाँ इम्पोर्ट, हाँ इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो तुमको पेमेंट करना होगा, तुम रुपये में पेमेंट करेगा नहीं, तुमको तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। और फॉरेन करेंसी का डिमांड तुम किससे करेगा, बैंक से करेगा, बैंक किससे डिमांड करेगा, आरबीआई से करेगा। तो आरबीआई बोलेगा यार ये लोग डिमांड किए जा रहा है, डिमांड किए, बढ़ाओ रेट इसका, तो डॉलर का रेट बढ़ गया। जिस चीज़ का, हाँ जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उसका रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ ना। और जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी देश के अंदर आएगा, एक्सपोर्ट करने से डॉलर आता है और इंपोर्ट करने से डॉलर जाता है। तो अगर तब तुम लोग इंपोर्ट ही करते रहेगा तो डॉलर तो चला गया, तो डॉलर जब चला जाएगा तो देश के अंदर डॉलर की क्या हो जाएगी, कमी, और जिस चीज़ की कमी हो जाएगी उसका रेट बढ़ जाएगा। तुम क्या चाहता है, रुपया और डॉलर के बीच में एक बैलेंस रहे, थोड़ी सी डिफरेंस थोड़ा सा कम रहे। लेकिन अगर तुम इंपोर्ट करते जाएगा तो डिफरेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे देश की जो ओवरऑल पासपोर्ट की वैल्यू है, ओवरऑल जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा। समझा मेरा बात, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बताइए क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। कस्टम ड्यूटी क्या है, इट इज अ ड्यूटी levied on goods imported in India, export from India, rate specified on custom tariff act। सर इसका मतलब क्या है, बोला जो कस्टम ड्यूटी है ना वो एक ऐसा ड्यूटी है जो इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स पे लगता है, जिसका रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन है। जिसका रेट कहाँ पे डिफाइन है, कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन है।
चलिए कस्टम टैरिफ एक्ट क्या है मैं बताता हूँ। ड्यूटी मतलब पहले समझो, ड्यूटी मतलब एक फी है चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सबको लगता है कस्टम टैक्स है, कस्टम टैक्स नहीं, कस्टम एक फी है। कस्टम एक क्या है, फी है, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीस जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, कि तुम हमारे देश में लेकर आ रहे हो। रीजन क्या है, अगर तुम बताओ, अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फीस नहीं चार्ज करेगा तो चाइना तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज उसको खा जाएगा। अब गणेश गणेश उत्सव अभी आया था ना, चाइना से मूर्ति बन के आ रही है। अगर गणेश गणेश जी का कपड़ा भी चाइना से बन के आ रहा है, गणेश जी का मूर्ति भी चाइना से बन के आ रहा है, फोटो भी चाइना से बन के आ रहा है, माला फूल भी प्लास्टिक वाला चाइना से बन के आ रहा है, तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे? क्योंकि सस्ता पड़ रहा है ना। गणेश जी का मूर्ति वो लोग चाइना से मंगा रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो अगर सब कुछ चाइना से आ जाएगा तो हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है भाई उधर जो गणेश जी उधर से आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाओ, गणेश जी का दाम ज़्यादा करो। जब गणेश जी का दाम ज़्यादा होगा तो लोग बोलेंगे छोड़ो भाई इंडिया वाला खरीद लेते हैं, इंडिया वाला सस्ता है। तो गवर्नमेंट बचाना चाहती है अपने देश की जो डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक जो बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक क्या हो जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको क्या करना चाहती है, सेफ गार्ड करना चाहती है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में थोड़ा सा इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट क्या हो ज़्यादा। अब सोचो, चाइना गुड्स के ऊपर में स्टैंडर्ड रेट लगता है, स्टैंडर्ड रेट जो स्टैंडर्ड कस्टम ड्यूटी लगता है, प्लस चाइना के ऊपर में जीएसटी लगता है, चाइना गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है, ठीक है, उसके ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है, ना जाने और भी कितने ड्यूटी लगते हैं, उसके बाद भी चाइनीज गुड सस्ता है। इतना, हाँ इतना टैक्स लगाने के बाद भी चाइनीज गुड सस्ता है। अगर ये टैक्स नहीं होता तो तुम लोगों को याद है 5 6 7 साल पहले जब कीपैड ज़्यादा चलता था, कीपैड तो चाइना वाला जो फ़ोन आता 600 700 रुपया का मिलता था, अगर वो ग्रीस पार्क में बजा दो तो गणेश टॉकी तो सुनाई पड़ेगा, इतना भयानक उसका आवाज़ होता था। और सब ये मजदूर लोग, ठेला वाला, भेन वाला, सब मजदूर लेके घूमता था ये वाला। गांव साइड में भी सबकी इनकम, गांव साइड में भी देखना ये वाला फ़ोन चलता था। और हमारे इंडिया में 1500 रुपया में तो पूरा ब्लैक एंड वाइट फ़ोन आता था, और 700 रुपया 800 रुपया में चाइनीज़ वाला कलरफुल दे रहा है, बोला बटन के अंदर भी कलर दिखेगा, उधर भी लाइट दिखेगी। लोग क्या करते थे, वही फ़ोन लेते थे, वही फ़ोन लोग लेते थे। हमारे इंडियन डोमेस्टिक माइक्रोमैक्स, लावा, ये सब खतरनाक, इंटेक्स सब बर्बाद। तो गवर्नमेंट बोल रही है यार इस चाइनीज फोन की वजह से हम बर्बाद हो गए। आज माइक्रोमैक्स क्यों डूबा, एमआई के वजह से, ओप्पो के वजह से। माइक्रोमैक्स डुबाया कौन? एमआई, स्वामी डुबाया, ओप्पो डुबाया, वीवो डुबाया, वन प्लस डुबा दिया। पहले तो माइक्रोमैक्स का बोलबाला था। तो गवर्नमेंट बोल रही है जो चाइनीज फोन आ रहा है हमारी फोन की मार्केट खा गया। अब 15,000 में जो माइक्रोमैक्स दे रहा है, चाइनीज वाला बोलता है सुन ना हम 12,000 मुझसे बढ़िया देंगे। कौन खरीदेगा? लोग चाइनीज वाला खरीदेगा। कस्टमर तो भाई ढीठ, हमको चीप एंड बेस्ट चाहिए। कस्टमर का एक ही है, गवर्नमेंट मेरा खर्चा थोड़ी चला रही है, गवर्नमेंट मेरा खर्चा थोड़ी चला रही है जो हम गवर्नमेंट बारे में सोचे। कस्टमर को उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है यार इनके चक्कर में तो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है तो बर्बाद हो जाएगी। गवर्नमेंट लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी लगा लगा करके 700 का फोन किया 1500 में या 1400 में किया। तब जो लोग अच्छा भाई अब तो चलो ठीक, अब ब्रांडेड लेंगे, अब सैमसंग का लेंगे, अब इंडियन वाला लेंगे माइक्रोमैक्स, तब बिकना स्टार्ट हुआ। नहीं तो एक टाइम पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कांग्रेस का सरकार था ना मोदी जी के पहले, तो ये लोग क्या ज़्यादा टैक्स नहीं लगाए थे। चाइनीज चाइनीज फ़ोन इतने सस्ते हो गए थे कि इंडिया में चाइनीज का फ़ोन ही बिक रहा था हर जगह पे। राइट नाउ भी देख लो, आज भी इम्पैक्ट उसी का है। इसलिए गवर्नमेंट लगाती है कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, सोशल वेलफेयर चार्ज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस इसलिए लगाती है जिससे बाहर का सामान हमारे देश में क्या हो जाए, महंगा। जब हमारे देश में महंगा हो जाएगा तो लोग उसका, आ जाओ आ जाओ, लोग उसका डिमांड कम करेंगे। जब उसका लोग डिमांड कम करेंगे तो एट द एंड हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसमें जो भी गुड्स का सप्लाई, जो भी गुड्स का डिमांड है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दैट इज वाई कस्टम ड्यूटीज आर चार्ज बाय द गवर्नमेंट। और कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं, एक एक्स्ट्रा फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज कर। बोलो क्लियर है? ओके। अभी जो कस्टम कस्टम लॉ है ना, लॉ का मतलब क्या होता है? देखो लॉ का मतलब एक्ट भी होता है, क्योंकि जब बात लॉ करते हो ना तो एक्ट तो पढ़ना है। कस्टम से रिलेटेड अगर कोई रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है तो भी पढ़ना पड़ेगा। कस्टम अथॉरिटी ने कोई अगर कानून बनाया है तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन, वो भी पढ़ना पड़ेगा। कस्टम से रिलेटेड कोई नोटिफिक
कस्टम से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन, भाई तुम लोग घर का बात इधर मत सुनाओ, प्राइवेसी नाम कोई चीज़ होता है मेरी। अपना म्यूट भाई, जिसको जिससे बात करना है करे, कोई तकलीफ नहीं है, घर का बात इधर मत सुनाओ। तो कस्टम लॉ का मतलब होता है नोटिफिकेशन, अगर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाइड किया है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्कुलर जारी किया पूरे आम पब्लिक को या इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, उसको बोलता है सर्कुलर। और अगर कस्टम से रिलेटेड कोई कोई केस चल रहा था, उस केस में अगर कोई जजमेंट आया है, तो वो जजमेंट भी क्या है, एक प्रकार का रूल है, एक प्रकार क्या है, रूल है। तो कहने का मतलब क्या है, जब कस्टम लॉ की बात करते हो ना, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। पर तुम ज़्यादा घबराओ मत, तुम्हारे सिलेबस में यही है, कस्टम एक्ट है, कस्टम लॉ नहीं है, क्या है, कस्टम एक्ट। लेकिन एक्ट भी दो प्रकार का है, एक है आपका कस्टम एक्ट 1962, एक है आपका कस्टम एक्ट 1962, जिसमें आपका बेयर एक्ट है, जिसको अपने प्रोविजंस पढ़ते हैं, सेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं। और एक केस लॉ के ऊपर क्या लिखा है? हाँ, केस लॉ, उसके ऊपर क्या लिखा सर्कुलर, सर्कुलर, आम पब्लिक को जो सर्कुलर, मतलब जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट उनके लिए सर्कुलर जारी करती है। जब एक पर्टिकुलर नोटिस हम पब्लिक एट लार्ज में भेजते हैं, उसको सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्ट भी दो प्रकार के, एक है कस्टम एक्ट 1962, एक है आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब ध्यान समझना, ये जो एक्ट है, सुनो ना, ये जो एक्ट है, इसमें ना बेसिकली क्या प्रोविजंस है, मतलब बेयर एक्ट बोलते हैं इसमें, इसमें सेक्शंस है, प्रोविजंस है। और ये जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेट है। रीजन बता रहा हूँ, मान लो एक कपड़े है, ये कपड़ा है, ठीक है ना, अब इस कपड़े पे क्या है, अगर ये कॉटन है उसका कस्टम ड्यूटी अलग होगा, अगर ये पॉलिस्टर उसका कस्टम ड्यूटी अलग है, अगर ये मिक्स्ड टेरी कॉटन टाइप का, मिक्स टाइप का कपड़ा है, इसका कस्टम ड्यूटी अलग है, ठीक है ना। ये अगर किसी बहुत बड़े ब्रांड से आ रहा है, समझ रहे ना, बहुत बड़े ब्रांड से आ रहा है, तो उसका कस्टम ड्यूटी अलग है। एक ही कपड़े का बहुत टाइप का कस्टम ड्यूटी है। अगर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन से आ रहा है, तो उसका कस्टम ड्यूटी अलग है, चाइना से आ रहा है, अलग ड्यूटी है। तो इतने सारे टैक्सेस है, इतने सारे रेट है। अब अगर सारा का सारा रेट इसमें ढुका दोगे, ये तो मोटा एक्ट बन जाएगा, लोग देख के भागेंगे, इतना मोटा एक्ट कौन पढ़ेगा। इसलिए दो टो कर दिया, बोला रेट का एक अलग एक्ट होगा और सेक्शन का एक अलग एक्ट होगा, समझ आया। तो 1962 आपका बेयर एक्ट है, जिसमें सारे प्रोविजन, सारे सेक्शंस लिखे गए। और एक एक सिंपल से एक एक्ट बनाया गया, कस्टम टैरिफ एक्ट, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेट्स डाले गए। तो जब एक्ट की बात होती है ना, तो आपको दोनों फॉलो करना पड़ता है, 1962 फॉलो करना पड़ता है और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 फॉलो करना पड़ता है। बोले क्लियर है। अब ये जो रेट है ना, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में डिफाइन है। शेड्यूल 1 में आपका इंपोर्ट ड्यूटी का रेट डिफाइंड है, और शेड्यूल 2 में आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट डिफाइन है। शेड्यूल जो रेट है ना, तो एक्सपोर्ट पे क्या रेट होगा, सॉरी, इंपोर्ट पर, इंपोर्ट पर क्या इंपोर्ट ड्यूटी होगा, ये डिफाइन किया है शेड्यूल 1 में। एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर क्या इंपोर्ट ड्यूटी होगा, डिफाइन किया शेड्यूल 2 में। अब ये जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, वो दो प्रकार का है, एक होता है स्टैंडर्ड रेट और एक होता है कंसेशनल, मतलब डिस्काउंट रेट। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं, जैसे रशिया हो गया, ईरान हो गया, फ्रांस हो गया, हमारे लिए जर्मनी हो गया, ये हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इवन दुबई हमारे लिए क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो उनके लिए अलग रेट है, उसको अपने बोलते हैं कंसेशनल रेट, डिस्काउंट वाला रेट है। चाइना, पाकिस्तान, इन सब के लिए जो रेट है अपने बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट ऑलवेज हाई होता है कंसेशनल रेट से। अगर कंसेशनल रेट 5% है, तो ये 10% होगा, इतने का डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्ती वाली कंट्रीज के हिसाब से, जो कंट्री हमारी दोस्त है, उसके लिए कंसेशनल रेट, जो थोड़ी काइंड ऑफ दुश्मन टाइप की है, जो लग रहा है कि हमको बर्बाद कर देगा, उसके लिए कौन सा है, स्टैंडर्ड रेट। चाइना के लिए यही एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो रेट दो प्रकार का, एक इंपोर्ट रेट और एक है एक्सपोर्ट रेट। इंपोर्ट रेट कहाँ पर है, शेड्यूल 1। एक्सपोर्ट रेट कहाँ पर है, शेड्यूल 2। इंपोर्ट रेट दो प्रकार का, कंसेशनल और स्टैंडर्ड। और यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट रेट है, ये स्पेसिफिक है, मतलब किसी पर्टिकुलर गुड्स की, बोला ना, रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट पे नॉर्मली ड्यूटी लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट गुड्स है जो आउट ऑफ 50 में आता है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल
नॉर्मल जो एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी क्या है, 0 है। बट अगर वो 50 वाले लिस्ट में आता है तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। हाँ, अच्छा, रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ये वाला नॉर्मली क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉर्मली क्या है, 0 है ना, नॉर्मली 0 है। बट अगर तुम वो 50 वाला जो लिस्ट गवर्नमेंट दिया है, अगर उसमें से तुमने एक्सपोर्ट किया तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। समझा? चलो गुड्स की बात करते हैं। गुड्स इंक्लूड, हाँ भाई, हाँ, हम लोग फॉरेन करेंसी में बाबू, जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है ना। अच्छा एक चीज बताओ ना, जब भी ऑनलाइन का क्वेश्चन आता है तुम लोग बात क्यों करते हैं? मतलब उन लोगों का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा क्या? जब भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपका ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, ठीक है। अब इस रुपीज़ को कन्वर्ट करना, फॉर एग्जांपल यूरो में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, यूरोज में कन्वर्ट करना फॉर एग्जांपल। तो रुपया सबसे पहले कन्वर्ट होगा डॉलर में, फिर डॉलर से कन्वर्ट होगा यूरो में, ऐसा रूल होता है। तो डॉलर, अब यूएसए क्या बोले, मुंह से गाली निकलता है उसके लिए। अब वो मतलब रुपया में जब कन्वर्ट, मतलब डॉलर में जब तुम कन्वर्ट कराओगे इधर भी फीस लेगा, और डॉलर से यूरो में जाएगा इधर भी फीस लेगा। और यूएसए बोलता है जो हमारे करेंसी का डिमांड नहीं करेगा हम उससे दुश्मनी करेंगे। अभी तो नया नया करेंसी भी आने लगा, हाँ, ये आ चुका है। आ रहा ये है, चाइना, चाइना भी उसका खिलाफ कर रहा है, रशिया, अभी देखो रशिया हमारा रुपया से हुआ है। हाँ हाँ, अभी तो रशिया किया, इंडिया भी ऐसा बात नहीं है, इंडिया तो डायरेक्टली रशिया से रुपया में डिव, हाँ, अभी तो, अभी तो चाइना, सुनो अभी तो रसिया और इंडिया में पता है रुपया में ट्रांजेक्शन हुआ है, डॉलर में हुआ है नहीं, अमेरिका जला हुआ है। अभी जो इंडिया तेल लेकर आया ना वहां से सब रुपया दे के लाया, अब अमेरिका का जला। हाँ हाँ, कुछ कुछ ब्रिक्स का हुआ, कुछ रुपया में हुआ, मतलब कुछ पैसा वो ले गए, कुछ हम इधर लेकर आए, मतलब ऐसा हुआ। और प्लस अभी क्या है ना, ये 6-7 नेशन मिलकर के, मतलब एशिया वाले 6-7 लोग मिलकर अपना करेंसी बना रहे हैं। हाँ, अभी चाइना थोड़ा साथ दे दे इसमें तो मजा आ जाए। इंडिया साथ नहीं दे रहे, चाइना दे रहे। थोड़ा दबाव में आ जाता है ना भाई यूएस का, समझा? अच्छा ये क्लियर ना, ये वाला रेट क्लियर है तो ठीक। गुड्स की बात करते हैं। गुड्स में क्या क्या आएगा, वेशल मतलब शिप, एयरक्राफ्ट, समझ रहा है तुम लोग, एंड व्हीकल्स जो हम लोग व्हीकल वगैरह मंगाते हैं। स्टोर मतलब गुड्स के अंदर ये सब आएगा। डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये जितना लिखे हैं वो तो है, जो नहीं लिखे वो भी है। इंक्लूड का समझता ना, लॉ में 2 प्रकार का डेफिनेशन होता है, इंक्लूड और मीन्स। और इंक्लूड जो डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होती है, मतलब जितना बोल दिए बस उतना ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन जो डेफिनेशन इंक्लूड से चालू हुआ उसका मतलब जितना मेरे को पता था मैंने लिख दिया। अगर तुमने कानून में कोई लूप होल है और उस लूप होल का बेनिफिट उठा करके तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो हम लोग फिर भी माना जाएगा वो क्या है, गुड्स है, मतलब फिर भी इसके अंदर आएगा। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया, बोला जितना हमको पता हमने लिख दिया, अगर इसके अलावा और भी कोई कैटेगरीज आती है तो हम उसको गुड्स मान करके तुम्हारे ऊपर क्या लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी। समझ रहा है? क्योंकि गुड्स के ऊपर क्या अप्लीकेबल है, इंपोर्ट ड्यूटी अप्लीकेबल है। तो गुड्स में क्या क्या आएगा, वेशल आएगा, एयरक्राफ्ट आएगा, व्हीकल आएगा। स्टोर मतलब क्या है, देखो जो बड़ी बड़ी शिप होती है भाई, 4-4 5-5 महीना देश के बाहर रहती है, बीच समुद्र में चल रही, कोई इंजन खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, उसके लिए टूल किट तो चाहिए। अरे टूल किट चाहिए, उसके लिए फ्यूल तो चाहिए। तो बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट, विशल, व्हीकल में जितने भी टूल्स है, जितने भी स्पेयर पार्ट है, जितने भी फ्यूल है, वो सारे के सारे क्या है, गुड्स है। वो क्या है, गुड्स है। बैगेज का मतलब क्या होता है, जो बैग वगैरह होता है जो बाहर से आता है, या बाहर लेके जाते हैं या बाहर से लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं बैगेज। याद रखना बैगेज में ना पर्सनल इफेक्ट, जो पर्सनल बैग है उसको माइनस करेंगे, जो पर्सनल बैग है क्या है उस पर माइनस करेंगे। करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गुड्स के अंदर में आता है।
करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये भी गुड्स के अंदर आएगा, बट इसके ऊपर 0 कस्टम ड्यूटी है। गवर्नमेंट इन फ्यूचर लगा सकती है, बट राइट नाउ करेंसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने गुड्स माना है, और गुड्स पे भी क्या लगाया है, 0 कस्टम ड्यूटी। मैं जीएसटी का जब पढ़ाऊंगा तो जीएसटी में देखिएगा, वहाँ पे भी गुड्स में मनी करेंसी वाला वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, बताऊंगा बाद में। एनी अदर, लास्ट में गवर्नमेंट बोलता है कि ये गुड्स हैं, लास्ट में एक गवर्नमेंट ने बोला एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, वो भी उसको भी क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। कोई भी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। कुछ भी भाई, मोबाइल फोन हो गया, ये सब हो गया, जहां जहां तुम जा रहे हो भी साथ में जा रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक चीज बताओ, ये बैगेज मतलब आपने ये इंडिया से कोई बैग लेकर गया, फिर वही सेम बैग लेकर वापस आ गया, तो ये तो हमारा पर्सनल बैग होगा। ये तो पता है जो पर्सनल बैगेज है वो सब हटाएंगे। लेकिन मेरे को सबसे पहले बताओ, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर का सामान इंडिया में आना या बाहर से आना? पहले वर्ड पहले क्लियर करो, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? वर्ड फिर सुनो, अच्छा सुन ले, बाहर का सामान इंडिया में आना या बाहर से आना? बाहर का सामान मतलब बाहर का सामान इंडिया में आना या बाहर से आना? बाहर का सामान, अच्छा, दोनों, ठीक है था। अच्छा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया का सामान बाहर जाना या इंडिया से बाहर जाना? इंडिया का सामान किसका मानेगा था? वेस्ट तीसरा ऑप्शन था नन ऑफ अदर। सुन भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब होता है कोई भी सामान बाहर से आना, कोई भी सामान बाहर से आना, बाहर का नहीं आना, बाहर से आना। मन में थोड़ा बहुत गुदगुदी हो रहा है, थोड़ा शांत रखो, समझा रहे, सुनो। बाहर से आना, सुनो, मैं ये शर्ट पहन के लंदन गया, आई विश, ठीक है, मैं गया लंदन गया ये शर्ट पहन कर, आऊंगा भी तो यही पहन के आऊंगा या कुछ और पहन के आऊंगा? नहीं पहन के आऊंगा तो बैग में डाल दूंगा। आपको पता है ये जो शर्ट मैं जब यहाँ से बाहर लेकर गया, ठीक है, आते वक्त मैंने या तो मैं पहन के आया या तो अपने बैग में डाल के लाया, ये भी तो बाहर से आ रहा है, ये भी तो बाहर से आ रहा है, ये भी गुड्स की कैटेगरी में आ गया। अरे सुन तो बाबा, ये भी गुड्स की कैटेगरी में आ गया, बट ये क्या है, पर्सनल है। ये क्या है, पर्सनल है, और पर्सनल बैगेज क्या है, एक्सक्लूड है। समझा मेरा बात? पर्सनल बैगेज क्या है, एक्सक्लूड है। मोबाइल फोन तुम लेकर गया, वापस तुम लेकर गया, फिर जब वापस आएगा तो बाहर से आ रहा है, पर ये मोबाइल फोन तुम्हारा क्या है, पर्सनल है, एक्सक्लूड कर दिया गुड्स के डेफिनेशन। तो कोई भी चीज अगर बाहर से आ रही है देश के अंदर वो इंपोर्ट है। पहले बात समझो, कोई भी सामान बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा है वो क्या है, इंपोर्ट है। अगर तुम्हारी पर्सनल चीज है, अगर वो तुम्हारी पर्सनल चीज है तो हटा देंगे गुड्स के डेफिनेशन से, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में याद करो पर्सनल बैगेज माइनस करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? अब तुम बताओ, तुम बोल रहे हो सर हम गए थे यूएस, सॉरी दुबई गए थे, दुबई से 50 आईफोन लेकर आए हैं सर, दुबई से 50 आईफोन लेकर आए हैं, 50 आईफोन लेकर आए, देख के लग रहा है बिजनेस करना चाहते हो। कौन है आम आदमी 50 आईफोन यूज करता है? यहाँ एक का इंतजाम हो जाए बड़ी बात है, 50 कौन कर रहा है भाई? देख के लग रहा है बिजनेस कर रहे हो, वो आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं है, उसको क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, और उसके पहले क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। मैंने सुबह वाले बैच में भी एग्जांपल दिया था, अभी फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे जीजा जी बैंकॉक रहते हैं, उनका अपना बिजनेस है वहाँ पे गोल्ड का, ठीक है, तो वो, हाँ ये पुराना बात पुराना बात है, 2007-17 का बात है। वो दमदम में लैंड कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर के लिए ना वहां से मेरी सिस्टर के लिए, उसमें ना एलईडी का नया नया जमाना आया था। अरे एलईडी, एलसीडी सबके पास था, एलईडी आया था, तो उन्होंने वहां पे सोनी ब्राविया बोल के है उसका एलईडी बड़ा सा, वो आए थे तो लेकर आए थे। आप बताइए, आप घर से निकलते हो टीवी लेकर जाते हो क्या? नहीं, जहां जहां जाओगे टीवी लेकर जाओगे। मेरा क्लास करने के लिए टीवी में बैठ के देखेंगे, नहीं ना। ये देख के लग रहा है कि भाई कोई टीवी लेकर घूमता नहीं, वो पर्सनल नहीं है। तुम लंदन जाएगा तो अपना घर का टीवी लेके जाएगा, नहीं ना। तो मेरे जीजा जी जब लैंड किए तो टीवी लेकर आए थे, उस पर क्या देना पड़ा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ा। पर्सनल चीज अगर है तो वो तो गुड्स के डेफिनेशन से बाहर, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है।
अब एक बात बोलेंगे, हंसना मत। फॉरनर आएगा, बेचारा अपना कपड़ा पहन के आएगा, क्या करोगे? उसके हर कपड़े पे कस्टम ड्यूटी लेगो तुम लोग, मतलब इतना बेशर्मी है। बेचारा वो आया अपना कपड़ा पहन के, बोला इंडिया में कोई चीज बाहर से आएगा तो लगेगा कस्टम ड्यूटी, ये कपड़ा भी तो बाहर से आया है, लगाओ कस्टम ड्यूटी। फॉरनर बोला इस देश में नहीं आना चाहिए, कपड़े पे भी टैक्स लेते हैं ये लोग। और कुछ फॉरनर ढीठ है, बिना कपड़े घूमे तो बोले हमारे देश में कल्चर है, हमारे देश में क्या है, कल्चर है। मतलब ये सब ना, मतलब चीप थिंकिंग है। भाई पर्सनल चीज पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सनल बैगेज ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। अब वो पर्सनल बैगेज आपका हो या किसी फॉरेनर का हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो आते ही, हाँ भाई बोल। वापस आते वक्त देख भाई, अगर उस पर स्टिकर स्टिकर है, अब सुन, ज्यादा तू लोग प्रैक्टिकल ढुक रहा है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर स्टिकर स्टिकर है तो ले लेगा टैक्स। सिंपल सी बात है, बता रहा हूँ। तुम फॉरेनर में गया होगा, उसके ऊपर स्टिकर तो होगा, और स्टिकर रुपया में तो होगा नहीं। जिस देश से कपड़ा खरीदा होगा, उस देश का भाषा होगा, उस स्टिकर ऊपर उस देश का प्राइस का लैंग्वेज होगा। तो देख के लग रहा है कि तुमने बाहर से परचेस किया है, तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने स्टिकर उसका फाड़ फूड़ दिया, बैग में भर दिया, नहीं मेरा पर्सनल है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लोग यही करते हैं, बाहर में जाकर शॉपिंग करते हैं, अपना लगेज में डाल देते हैं, पकड़ता नहीं, कहाँ पकड़ता है, नॉर्मली नहीं पकड़े पाता। लेकिन अगर तुम पूरा गोडाउन लेके चल रहे हो तो अलग बात है। क्या बोल रहे हैं? हम हम तुम हम तुम लोग का ना, सुनो, डाउट पूछने के लिए वॉइस वाला सिस्टम किया। इसका मतलब सब लोग साथ में पूछेगा, आराम आराम से पूछना भाई, नहीं तो सबको मैसेज में कन्वर्ट कर देंगे। पूछो बैठ करके मैसेज पे, मतलब जेन्युइन डाउट पूछ भाई, कि उस पर लगेगा या उस पर लगेगा, ये क्या है, जेन्युइन डाउट पूछना। नेक्स्ट बताओ, क्या धर्मवीर क्या बोला था? हाँ बोल भाई। बोले अभी आप बोले अभी तो लौट लेगा तुम लोग का दिमाग में कचरा उचड़ा है क्या? मतलब क्या ऐसा दिमाग तुम लोग का? हम क्या बोल रहे हैं, 2 4 5 पीस लेकर आएगा तो लगेज में मान लिया जाएगा, उस पर नहीं लगेगा। अब तुम पूरा लॉट लेकर आएगा, लॉट समझता है? वो आएगा क्वेश्चन इसलिए हम पूछ रहे लॉट समझता है? लॉट, लॉट किसको बोलते हैं? 10 पीस को लॉट नहीं बोलते, कम से कम 50 पीस, 50 पीस 100 पीस होगा उसको लॉट बोलते हैं। अब कौन 50 पीस कपड़ा लेकर बाहर से आता है भाई? हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम तुमको बता रहे, कस्टम ऑफिसर तुम्हारा स्कैन करेगा तुम्हारे सामान का, सुनो सुनो, तुम्हारे सामान का स्कैन करेगा। अगर तुमको धर लिया, तुमको कस्टम ड्यूटी दे के जाना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, ये सब पर्सनलाइज्ड होता है, ये सब पर्सनलाइज होता है। बहुत लोग देखो बच जाते हैं, बहुत लोग देखो ना निकल जाते हैं ना भाई, कस्टमर ड्यूटी ध्यान, ऑफिसर ध्यान नहीं दिया, निकल जाते हैं। गोल्ड पे भी लिमिट है, गोल्ड है ना, उसका लिमिट है, ये नहीं कि बप्पी लेरी बन के आ रहे हो, ऐसा नहीं है। तो लिमिट है उस पर भी, कि इतने ग्राम तक आप ला सकते हो। मतलब इतने ग्राम तक कोई इंसान कितना पहनेगा, कोई इंसान कितना पहनेगा, लिमिट तक पहनेगा। अब तुम्हारा गला में गला नहीं दिख रहा, खाली सोने का चैन दिख रहा है, हाथ में तुमको हाथ नहीं दिख रहा, कुछ और ही दिख रहा है, भाई समझ में आ रहा है कि तुम चीटिंगबाजी कर रहे हैं। पर्सनल इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी पर्सनल चीजों पे गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है। बट अगर तुम कोई भी सामान बाहर से लेकर आ रहा है, अगर वो पर्सनल है, गवर्नमेंट बोलता है हमको तुम्हारे पर्सनल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पर्सनल नहीं है, तुम उसको वहां से लेकर आए तो तुमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। समझ में आया? गवर्नमेंट का इंटेंशन तुम्हारे साथ गलत करने का नहीं है। अच्छा, तुम गवर्नमेंट क्या तुम्हारी पर्सनल चीजें मांग रही है क्या पैसा? वो तो बोले तुम जो बाहर से परचेज किया कस्टम ड्यूटी दे के जाओ, बात खत्म। और गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है कि सब लोग अगर बाहर से मंगा लेगा तो हमारे देश के अंदर, अब तुम लोग को क्या लगता है बाहर का सारा सामान सही होता है? तो हमारे देश के अंदर जो बना वो कौन खरीदेगा? इसलिए गवर्नमेंट इसलिए कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। गवर्नमेंट का कोई मन थोड़ी है, हमारे आपके लिए तो कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है, फिर भी लोग देखना बोलते वहां से मंगा लो, यहाँ से मंगा लो, मंगाओ कस्टम ड्यूटी दे के जाओ। क्या गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, कस्टम ड्यूटी दो। अब ये समझो, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको मैप दिख रहा है, अरे ये मैप दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है।
ये है 12 नॉटिकल माइल, ये है 12 नॉटिकल माइल, ध्यान समझना, ये है 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, और ये है 24 नॉटिकल माइल, और ये है 200 नॉटिकल माइल। पहले 24 नॉटिकल माइल होता था, पहले ना 24 नॉटिकल माइल होता था, बट 24 नॉटिकल माइल को हटा दिया गया। इस 24 नॉटिकल माइल को बोलते थे इंडियन इंडियन कस्टम वाटर, ICW, इंडियन कस्टम वाटर। अब इसको हटा दिया गया, अब दो ही है, एक है 12 नॉटिकल माइल, एक है 200 नॉटिकल माइल। तो 200 में से अगर 12 माइनस कर दोगे बचेगा कितना, 188 नॉटिकल माइल, जिसको अपने क्या बोलते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब क्वेश्चन उठता है, मान लो कोई ये हाई सी है, अरे ये वाला एरिया क्या है, हाई सी। अगर कोई भी वेसल, कोई भी शिप इस 188 नॉटिकल माइल में इंटर करता है, तो सर ये इसको इंपोर्ट मानेंगे क्या? नहीं सर। तो कहाँ मानेंगे? जब कोई भी, हाँ, जब कोई भी हाई सी से कोई भी वेसल अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया, कहाँ पे आया, 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल हमारा कंट्री है हर एक केस में, और 188 नॉटिकल माइल कंट्री माना जाता है ओनली फॉर नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम, डीजल, इस सब के लिए। बोला अगर तुम 12 नॉटिकल माइल के अंदर आ गए तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। तो कोई भी जहाज 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट, और कोई भी वेसल 12 नॉटिकल माइल के बाहर गया उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब समझो, 12 नॉटिकल माइल के अंदर आएगा इंपोर्ट, 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट। फिर एक चीज बताइए, मेरे को बोल लेना, देखो भाई डाउट पूछना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है डाउट पूछ रहे हो, पर एक वे होता है, और आप लोग शिक्षित हो, दिमाग से अच्छे से बात करो। कोई पढ़ाते पढ़ाते डाउट कौन पूछता है भाई? एक बार मेरे को बोल लेने दो, जब मैं बोलूंगा कि डाउट पूछिए तब आप पूछिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 12 नॉटिकल माइल के अंदर आया इंपोर्ट, 12 नॉटिकल माइल के बाहर गया एक्सपोर्ट। अब आपका सामान पोर्ट पर आ गया, फॉर एग्जांपल ये जो सामान है, सुनो ना, ये जो सामान है वो अब आपके इंडियन पोर्ट पर आ गया, जो इंडियन बंदरगाह है, जो पोर्ट है वहां पे आ गया। तो इंडियन पोर्ट पे आके क्या होगा, अनलोड होगा, अनलोड होकर के कस्टम का एक स्टेशन होता है, कस्टम का एक एरिया होता है, उस एरिया में आपका गुड्स पड़ा हुआ है। जैसे ही आपका गुड्स इंपोर्ट होकर के कस्टम स्टेशन में रखा हुआ है उसको बोलेंगे इंपोर्टेड गुड्स। क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड गुड्स। अब जो ये कस्टम स्टेशन है, यहां से गुड तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर मतलब जो तुम्हारा गुड्स है उसका डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास तो होगा, जिस भी कंट्री से मंगा रहे होगे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो होगा। अब वो डॉक्यूमेंट कहाँ ले जाओगे, क्लियरेंस ऑफिस में लेके जाओगे। क्लियरेंस ऑफिस में तुम अपना डॉक्यूमेंट दिखाओगे, फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसर है, ऑफिसर क्या करेगा, तुम्हारे गुड्स का वैल्यूएशन करेगा, और वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी कस्टम ड्यूटी बनेगा तुमसे चार्ज करेगा। जैसे ही तुमने कस्टम ड्यूटी चार्ज कर दिया, जैसे ही तुमने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, जैसे ही तुमने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, अब तुम्हारा गुड क्या होगा, क्लियर हो गया। क्लियर होने का मतलब तुम क्या करोगे, पोर्ट से अपना गुड्स लोड कराओगे ट्रांसपोर्ट में, और लेकर के इंडिया के अंदर आ जाओगे। कहाँ जाओगे, इंडिया के अंदर। तो क्या अभी भी इसको इंपोर्टेड गुड्स बोलेंगे क्या? नहीं, अब ये इसको इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलते, अब इसको कोस्टल गुड्स बोलेंगे। लोग बोलते हैं ना ये इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेंट है, झूठ बोलते हैं, नॉलेज की कमी है। इंपोर्टेड गुड्स तुम्हारा पोर्ट तक है, इंपोर्टेड गुड्स कहाँ तक है, तुम्हारे पोर्ट तक है। जो कस्टम स्टेशन है, कस्टम स्टेशन तक वो इंपोर्ट गुड्स है। जैसे ही तुमने उसको क्लियर किया, इसको बोलते हैं बिल ऑफ फाइल। इसका जो क्लियर करने का नाम होता है बिल ऑफ फाइल फॉर होम कंजम्पशन। पूरा नाम क्या है, बिल ऑफ फाइल फॉर होम कंजम्पशन। मतलब आप बिल ऑफ फाइल करोगे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, कोई भी सामान आएगा भाई देश के अंदर तो यूज होगा, उसको बोलते हैं बिल ऑफ फाइल। जैसे ही आपने बिल ऑफ फाइल किया फॉर होम कंजम्पशन, का मतलब आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर दिया। कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करने के बाद वो सामान देश के अंदर आएगा। अब उसका नाम इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, कोस्टल गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोस्टल गुड्स। तो जो लोग बोलते हैं ये इंपोर्टेड है, बोलना भाई कोस्टल है, नॉट इंपोर्टेड। ठीक है, अब सुनो, ये जो 12 नॉटिकल माइल है ना, ये जो 24 नॉटिकल माइल है, इसको बोलते थे ICW, इंडियन कोस्टल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर। क्या बोलते थे, इंडियन कस्टम वाटर। तो पहले एक्ट में क्या होता था, अगर 24 नॉटिकल माइल के अंदर आया तो इंपोर्ट,
24 नॉटिकल माइल के बाहर आया तो एक्सपोर्ट, बट राइट नाउ 12 नॉटिकल माइल हो गया कि 12 नॉटिकल माइल के अंदर आएगा तो इंपोर्ट, इसके बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट। ईजेड क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब 12 नॉटिकल माइल, और तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाया था ना, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1852 मीटर, 1852 मीटर, 1852 मीटर। ठीक है, मैंने एक फुल फॉर्म लिख दिया आपको। इस 12 नॉटिकल माइल का एक नाम है, सुनो ना, ये जो 12 नॉटिकल माइल का उसका एक नाम है। जैसे 24 नॉटिकल माइल का नाम है ICW, 200 नॉटिकल माइल का नाम क्या है, EEZ, अरे एक्स्ट्रा 188 EEZ। ऐसे ही 12 नॉटिकल माइल का नाम है TWI। TWI का मतलब होता है टू डिटरमाइन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। टू TWI फुल फॉर्म लिखा हुआ, टू डिटरमाइन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। मतलब हाँ, ये तो पूरा टेरिटोरियल वाटर है, तो पूरा टेरिटोरियल वाटर है। इस 12 नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं कस्टम के हिसाब से। कस्टम पढ़ रहे हो, नेशनल इनकम नहीं पढ़ रहे हो, कस्टम पढ़ रहे हो। तो कस्टम में 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं TWI, टू डिटरमाइन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जैसे ही इसके अंदर आया इंपोर्ट और इसके बाहर आया तो एक्सपोर्ट, तो TWI टू डिटरमाइन, डिटरमाइन करना है कि इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है। अंदर आएगा तो इंपोर्ट, बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट, समझा। तो 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं TWI। 24 नॉटिकल माइल जो कि अब अप्लीकेबल नहीं है, एक टाइम पे इसको हम लोग बोलते थे इंडियन कस्टम वाटर। और 200 नॉटिकल माइल जो आपका है, मतलब 200 में से अगर 12 माइनस करो कितना होगा, 188 EZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये इंडिया है फॉर नेचुरल, एक मिनट, इंडिया है फॉर नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम के लिए। बाकी प्रॉपर इंडिया ये है, दो केस में इंडिया ये है। ठीक है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन मिल गया आंसर। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब भाई ब्रिंगिंग इनटू द इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, इंडिया के अंदर, बाहर से कोई सामान अगर इंडिया में आ रहा है उसको बोलते हैं इंपोर्ट। और टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड, इंडिया से कोई चीज बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। ये बहुत टेक्निकल चीज है, तुमको समझ में आया। हाँ, आप जो बोले कि बाहर से आता है उसको बोलता है एक्सपोर्ट। दूसरा नाम मतलब, दूसरा नाम क्या बताया मैंने, वो सर इंपोर्ट का बारे में बता। हम समझ नहीं पाया क्या आप पूछ रहे हैं। सर आप आपने जो लगता है इंपोर्ट का प्रोडक्ट, अरे तो या तो उसको पूछ लेते या तू ही उसका बात बताते, कोई एक तो क्लियर कर, बोल भाई जिस, हाँ बोल। किस, कभी तू तुझ बोलता कभी स्लो बोलता है कस्ट, एक बार फिर से भाई, एक बार फिर से बोलना। इंपोर्टेड आइटम का दूसरा नाम पता है ना सर, वो पूछ लो। कोस्टल, कोस्टल, कोस्टल। इधर जब तक वो कस्टम स्टेशन पे है, जब तक वो कस्टम स्टेशन पे है उसको बोलेंगे इंपोर्टेड गुड्स। जैसे ही कस्टम स्टेशन से माल क्लियर होकर के इंडिया के अंदर आ गया उसको बोलेंगे कोस्टल गुड्स। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक है इंपोर्ट ड्यूटी और एक है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में क्या क्या लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ध्रुव शांत हो जा, मैं तेरा CS में समझ जा। इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, GST, मोबाइल छीन लेंगे तेरा, सच में छीन लेंगे, आजकल ऐसे ही पैसा बहुत कमी है। इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, उसमें आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, GST, है ना, गुड्स के ऊपर क्या लगेगा, GST भी लगेगा। ठीक है, आपका प्रोटेक्टिव ड्यूटी, मतलब इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्यूटी लगा रहे हो। एक है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगती है भाई, सुनो, चाइना का मकसद है इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट को खा जाना। डंप करना मतलब हम बर्बाद हो रहे हैं, अलग बात है, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ डंप। काफी नेगेटिव वर्ड है, हम बर्बाद हो रहे हैं चलेगा लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे। चाइना का यही स्ट्रेटजी होता है, हम इतना प्राइस कम चार्ज करेंगे कि हमारा ही सामान आपके पास बिकेगा। और हमारे चाइना के पास पैसा कभी तो है नहीं, बोला कोई बात नहीं, हम इंडियन मार्केट को कोलैप्स कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। फिर गवर्नमेंट चार्ज करती है अदर ड्यूटी, जो सेक्शन 9 में है, कस्टम एक्ट के सेक्शन 9 में अदर ड्यूटी चार्ज करता है। फिर सेफ गार्ड ड्यूटी, इसमें एक और ड्यूटी ऐड करना, सोशल वेलफेयर ड्यूटी, जो समाज के भला, मतलब देश के भला करने के लिए आप जो ड्यूटी चार्ज करो। इतना सारा ड्यूटी चार्ज करने के बाद भी इंडिया चाइनीज गुड सस्ता है, सोचो, इतना सारा ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज कर रही है उसके बाद भी चाइनीज गुड सस्ता है।
ये सब नहीं होता तो, ये सब नहीं होता तो फ्री तो नहीं होता, बहुत लोएस्ट प्राइस होते, तो इतना कुछ ये लोग लॉस में नहीं भाई। घर घर में बच्चे वहाँ मैन्युफैक्चर है भाई, चाइना वगैरह। अरे शांत रहे धर्मवीर, धर्मवीर तू शांत रहे भाई, क्वेश्चन तो सही किया था। अरे हम ये माइक वाला सिस्टम खत्म कर देंगे, मेरा दिमाग खराब हुआ तो। क्वेश्चन पूछने के लिए है, खड़ा करने के लिए नहीं है। क्वेश्चन जिसको जो पूछना पूछो भाई, जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, बस बात एक ही है। हमको क्वेश्चन तकलीफ नहीं है, पर जेन्युइन होना चाहिए, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और जब बोलूँ तभी, ऐसा नहीं पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब कर रहे हो आप, वरना आप सबको मैसेज शिफ्ट कर देंगे, करते रहना टाइप वहाँ बैठ करके। नहीं तू रहने दे भैया का भाई, शांत रहे, तू शांत रहे, तू शांत रहे। इम्पोर्ट ड्यूटी सुन, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, आंटी बोल रहे एंटी डंपिंग ड्यूटी, अदर ड्यूटी अंडर सेक्शन 9, सेफ गार्ड ड्यूटी, सोशल वेलफेयर ड्यूटी, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा ड्यूटी है। उसके बाद भी चाइनीज गुड सस्ता है। अच्छा, एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगता है नॉर्मली 0 होता है, बट आउट ऑफ 50 वाले में अगर कुछ भी तुमने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, ठीक है। तो ओनली स्पेसिफाइड गुड, स्पेसिफाइड मतलब वही 50 का जो लिस्ट है ना, अरे 50 गुड्स का लिस्ट है ना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तुम लोग पढ़ लेना। वो 50 गुड्स पे अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम लॉ का? ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम लॉ एक्ट का? पहला, कलेक्टिव रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू तो मिल रहा है अच्छा खासा। रेगुलेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। टू प्रोटेक्ट इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, भाई अगर ड्यूटी वगैरह नहीं रहेगा तो इलीगल सामान हमारे देश के अंदर आ जाएगा। टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ गुड्स, है ना। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, भाई चाइना से बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब से मोदी जी आए सबको लगा कम हुआ है, बढ़ गया है। हाँ, 2019 से लेकर के 2024 तक का इंपोर्ट डबल हो गया भाई। मोदी समझ में नहीं आता दोस्त है या दुश्मन है। आ जाओ, बस ये लास्ट डायग्राम है। डर गया तुम लोग डायग्राम देख के? कुछ तो है नहीं, आ जाओ। तुम लोग गया चाइना, अरे सुनो ना, कहाँ गया? चाइना गया। चाइना में कोई सप्लायर होगा या कोई कंपनी होगी जहाँ पे तुमने अपना सामान फिक्स कर लिया। तो चाइना में जो तुमने सामान को फिक्स किया कि हमारा ये सामान है, जैसे तुमने बोट कंपनी क्या करती है, चाइना से मंगाती है और इंडिया में असेंबल करती है, यही होता है ना। तो मान लो बोट कंपनी है, वो चाइना गया और जो भी रॉ मटेरियल था उसको फिक्स कर लिया, मेरा इस रेट में हमको रॉ मटेरियल चाहिए और इंडिया लेके जाना है। तो चाइना में जो तुमने सामान का रेट फिक्स किया उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब ये जो चाइनीज इंपोर्ट एक्सपोर्टर है, अरे जो चाइनीज एक्सपोर्टर है ये क्या करेगा, तुम्हारे सामान को लेकर के फॉरेन पोर्ट पे आएगा। चाइनीज एक्सपोर्टर या जो दुकानदार है, जो सप्लायर है, जो एक्सपोर्ट का काम करता है, वो क्या करेगा, आपने जो गुड्स फिक्स किया है उस गुड्स को लेकर कहाँ पे आएगा, फॉरेन पोर्ट पर। आप कोई चीज़ चाइना से मंगा रहे हो, बल्क में मंगाओगे या 2-3 पीस मंगाओगे? बल्क में मंगाओगे। तो ये जो चाइनीज एक्सपोर्टर है बोल रहा है ये 500 रुपया तो मेरा रेट है, ये 500 रुपया तो मेरा रेट है। अब ये तुम्हारा सामान ले करके हम फॉरेन पोर्ट में जा रहे हैं, भैया रास्ता में ना तुम्हारा सामान डैमेज ना हो जाए उसके लिए तुमको इंश्योरेंस कराना होगा, प्लस मेरा ट्रक लेकर तुम्हारा फॉरेन पोर्ट में जाएगा उसके लिए तुमको ट्रक का भाड़ा देना होगा, प्लस चाइना का टैक्स नहीं दोगे, चाइना का लोकल टैक्स दोगे। तो अब इस 500 रुपया में मान लेते हैं आपने दिया लोकल टैक्स, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मान लेते हैं 100 रुपया है। ये तीनों मिलाकर कितना है? 100 रुपया। तो 500 रुपया में आपने 100 रुपया ऐड कर दिया, कितना हो गया? 600। मतलब 600 रुपया में आपका सामान पहुंच गया फॉरेन पोर्ट पर। कहाँ पहुंच गया? फॉरेन पोर्ट पर। अब फॉरेन पोर्ट से क्या करोगे, सामान को लोड कराओगे शिप के पास। कहाँ पे लोड कराओगे? शिप के पास। तो क्या लोडिंग चार्जेस दोगे? और ये जो शिप वाला रहेगा तो इसको बोलोगे ना भाई सुन, इधर भी लोड किया उधर भी अनलोड करना पड़ेगा। बोला 100 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 100 रुपया। ये जो 600 रुपया है ना, इस 600 को अपने बोलते हैं FAS प्राइस। क्या बोलते हैं? FAS प्राइस। FAS का मतलब होता है फ्री अलोंग साइड प्राइस, फ्री अलोंग साइड प्राइस।
फ्री अलोंग साइड प्राइस। ठीक है, जैसे ही 600 रुपया में ये 100 रुपया ऐड हो गया, आपका जो सामान है वो कहाँ पे आ गया, शिप में आ गया। आप आ गया शिप में, लेकिन शिप में लाने के लिए 100 रुपया आपने एक्स्ट्रा पे किया, मतलब लोडिंग का। तो 600 में 100 रुपया ऐड करो, कितना हो गया 700। इस 700 अपने बोलेंगे एफओबी प्राइस। क्या बोलेंगे, एफओबी प्राइस। सर एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। क्या बोलेंगे, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब ये जो शिप है ना, शिप बोल रहा है चलो तुम्हारा माल तो इंडिया पहुंचा देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो, ट्रांसपोर्ट प्लस तुम्हारा डैमेज ना हो जाए, बीच रास्ता में मेरा शिप अगर पलट हो गया तुम्हारा सामान डैमेज हो जाएगा, तो तुम ये जो भी सामान यहाँ से आ रहा है उसका क्या लगेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट लगेगा। भाई इतने सारे टैंकर आ रहे हैं या इतने सारे जो बड़े बड़े बॉक्स आ रहे हैं, अगर एक भी बॉक्स गिरेगा तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, उसके लिए तुमने क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया। तो 700 रुपया, 700 रुपया में आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शिप का अब प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड कर दिया। मान लेते हैं ये दोनों मिला करके हो गया 200 रुपया। तो 700 रुपया में ये 200 रुपया आपने ऐड कर दिया, कितना हो गया 900 रुपया। इस 900 अपने बोलते हैं CIF। क्या बोलते हैं, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस। तो इंडिया तक कोई भी सामान अगर आता है, इंडिया तक, क्योंकि ये 900 रुपया में सामान कहाँ आ गया, इंडिया तक आ गया, तो इस 900 को अपने बोलेंगे CIF। फिर से सुन लो, लास्ट पॉइंट है, फिर सुन लो। चाइना में आपने सप्लायर से दाम फिक्स किया, उसको क्या बोलेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस। यहां से सामान आपका लोड होकर के फॉरेन पोर्ट में आएगा, तो बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, चाइना का लोकल टैक्स, ये सब देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सब मिलाकर था 100 रुपया, कितना था 100 रुपया। तो 500 में जैसे ही आपने 100 रुपया ऐड कर दिया, कितना हो गया 600। इस 600 का अपने क्या बोलेंगे, FAS, फ्री अलोंग साइड प्राइस। अब जैसे ही फॉरेन पोर्ट में पहुंच गया 600 में, उसको क्या करोगे, शिप पे लोड कराओगे, तो लोड का भी पैसा देना पड़ेगा और अनलोड का पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं 100 रुपया। तो ये 600 में जैसे ही आपने 100 रुपया ऐड किया, कितना हो गया 700 रुपया। 700 रुपया में आपका सामान शिप के ऊपर लोड हो गया, तो इस 700 को अपने बोलेंगे FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब ये जो शिप बोल रहा है कि भाई तुम्हारा सामान हम इंडिया तक पहुंचाएंगे, मेरा भाड़ा दो और प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट दो। तो आपने लेट से भाड़ा और इंश्योरेंस मिला लिया 200 रुपया का, तो 700 में ये 200 ऐड कर दो, कितना हो गया 900। 900 रुपया में आपका सामान कहां तक आ गया, इंडिया तक आ गया। इस 900 को बोलेंगे CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस। बोलो कोई डाउट, बस लाइव स्टूडेंट कोई डाउट, अरे लाइव बोले बोलना भाई, कोई डाउट। लास्ट 100 रुपया नहीं 200 रुपया भाई। ये जो शिप है, ये जो शिप है वो अब इंडिया आ रही है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करेंगे 200 रुपया। तो 700 में 200 ऐड करो, कितना हो गया 900। इस 900 को बोलेंगे CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है CIF प्राइस क्या है, FOB प्राइस क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। सुनो, लास्ट टाइम रिवीजन कराओ, ध्यान समझना जिसको समझ में नहीं आया। आपने चाइना के एक्सपोर्टर से दाम फिक्स किया, एक्स फैक्ट्री प्राइस, बोला तुम्हारा सामान हम इंटरनेशनल पोर्ट तक पहुंचा देंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चाइना का लोकल टैक्स और इंश्योरेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। आपने एक्स फैक्ट्री प्राइस में ये सारा खर्चा ऐड किया, क्या हो गया, फैस प्राइस हो गया ना, फ्री अलोंग साइड प्राइस। अब आपका इंटरनेशनल पोर्ट पर सामान आ गया, अब आप क्या करोगे, शिप के ऊपर लोड कराओगे, तो लोडिंग और अनलोडिंग आपने पे किया। मान लो 100 रुपया आपने पे किया, तो 600 में 100 रुपया पे किया, कितना हो गया 700। 700 क्या बोलेंगे, FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब ये फ्री ऑन बोर्ड प्राइस बोल रहा है, ये तो लोड करने का था, अब इंडिया पहुंचाने का पेमेंट करो। तो इंडिया भाई दूर है ना, तो बोला ये इंश्योरेंस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ये पे करो। मान लेते हैं इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन कितना था 200, तो 700 में ये 200 ऐड कर दिया, कितना हो गया 900। इस 900 को क्या बोलेंगे, CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस। ठीक है, ओके। ये नोट्स हम अपलोड करवा दे रहे हैं ऐप में, ठीक है, बाय।
बोलो भाई। थोड़ा तलवार